नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो नीतीश कुमार जी, आपके जेएनयू में अध्यक्ष पद की जो जर्नी रही है उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। देखिए कि मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं बिहार से आता हूँ और मेरे पापा एक किसान हैं और माँ घर में ही काम करती है, होम मेकर है। और मैं अपना एक जो स्कूली शिक्षा हुआ, पहले सरकारी विद्यालय में था, फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल में जो शिशु विद्या मंदिर आरएसएस का स्कूल है उसमें ही मेरा दाखिला हुआ, क्योंकि हाँ। और फिर 11th-12th मैंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया। फिर उसके बाद बैचलर मेरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ, बीएचयू से। फिर मैं मास्टर्स में यहाँ पे आया और वो 2020 का वक्त था। वो समझिए कोविड का समय है। फर्स्ट फेज़ के बाद जब पहला फेज़ ओवर हुआ तो उसके बाद हम लोग के एग्ज़ाम्स हुए जेएनयू के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर के महीने में। फिर नवंबर दिसंबर तक वो रिजल्ट आया और जनवरी तक हमारे क्लासेस शुरू हुए, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस थे। और जनवरी 2021 में हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होते हैं। बट मैं आ गया था, बाहर रहता था गेट के बाहर, नॉर्थ गेट के बाहर रूम लेकर के। दो हम लोग से क्लासमेट ही थे, दोनों ने रूम लिया था। और फिर उसी वक्त था कि एक कैंपस में जिस तरीके से जहाँ पे हम देख रहे थे कि कोविड के बाद एक हर जगह विश्वविद्यालय खुल रही थी, हॉस्पिटल्स खुल रहे थे, मॉल्स खुल रहे थे, सारे काम शुरू हो रहे थे, लेकिन जेएनयू को बंद करके रखा जा रहा था। तो जैसे मोदी सरकार बोलती है कि आपदा में अवसर हम खोज रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को बंद करने का वो आपदा में एक अवसर खोज दिए कि कोविड है तो इसलिए यूनिवर्सिटी बंद करके रख रहे हैं। और उस वक्त यूनिवर्सिटी खुल नहीं रहा था और फिर उस सेकेंड वेव आ गया फिर अप्रैल के महीने में। उस वक्त से ही हम लोगों ने कैंपस को खोलने के लिए अलग अलग तरीके से मूवमेंट ज्वाइन करना शुरू किया। जो भी अलग अलग संगठन थे इस कैंपस में, उनसे मिलना जुलना, उनके नेताओं से, एक्टिविस्ट से मिलना कि कैसे इसको हम लोग रीओपन जेएनयू को और मजबूत कर सकते हैं। तो उसी वक्त मैं आयशा के साथियों से मिला इस कैंपस में। वो समझिए जून जुलाई का वक्त है 2021 में जी। और पहली बार मैं संगठन से नज़दीकी में आया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 21 दिनों का DOS, डीन ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है यहाँ पे, जो वेलफेयर के काम देखते हैं, वहाँ पे 21 दिनों का हम लोग का स्ट्राइक चला, सिट इन चला। और उसके बाद जो है वो कैंपस हम लोग के लिए खुला। तो जो हम लोग को अगस्त के महीने में आना था, एक कोविड के कारण और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी के कारण हम लोग 1 साल लेट से कैंपस में हम लोग को एंट्री मिला। तो वो वही वक्त था और उस वक्त कैंपस में चुनाव भी नहीं हो रहे थे, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ूंगा और फिर अध्यक्ष बन जाऊंगा। ये 2021 का वक्त था। अब 2022 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया और फिर पीएचडी में दाखिला भी लेट से हुआ, क्योंकि सेशन कोविड से जो शुरू हुआ लेट होना, वो आप समझिए कि अभी तक सेशन लेट ही चल रहा है। जो हर बैच को अगस्त में पहुँच के क्लास शुरू हो जाना है, वो आपका यूजी जो होता है वो अक्टूबर के महीने में आ रहा है, पीजी अगस्त के महीने में आ रहा है, पीएचडी आपका जनवरी में आ रहा है। तो पूरा सेशन इधर उधर हो गया। तो जो हम लोगों को दाखिला पीएचडी में 2022 के अगस्त महीने में मिलना था, वो मिलके जनवरी में मिला और हमारे क्लासेस शुरू हुए फरवरी 2023 में। और उसी वक्त था कि चुनाव के लिए लगातार आंदोलन शुरू हुए इस कैंपस में, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना उस बात को। लेकिन 2024 में मार्च में पहली बार 5 सालों के अंतराल के बाद जेएनयू में चुनाव हुआ जी। और उस वक्त आयशा के नेतृत्व में धनंजय जो जेएनयू से प्रेसिडेंट थे वो अध्यक्ष पद पे चुने गए। लेफ्ट के यहाँ पे क्लीन स्वीप हुआ, वो जीते। और मैं बतौर काउंसलर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में चुन करके आया। और फिर उसके बाद काउंसलर के बाद जो अगला चुनाव हुआ तो उसमें संगठन ने बोला कि आपको अब अध्यक्ष लड़ना है, उसकी तैयारी करिए। तो फिर वो एक जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो कभी जेएनयू इस तरीके से सोच के नहीं आया कि चुनाव लड़ना है या राजनीति करनी है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, हर एक चीज़ राजनीति निर्धारित करती है, पॉलिटिक्स, कि आप क्या कपड़ा पहनेंगे, आप किसके साथ प्रेम करेंगे, आप किसके साथ शादी करेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई की किताब में सिलेबस क्या है, आप घर से कब बाहर निकल रहे हैं, घर के कब अंदर जा रहे हैं, आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जब हर एक चीज़ राजनीति ही डिसाइड कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो डिसाइड करें, वो देश की तमाम जनता को उस राजनीति में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और वो संविधान में लिखा हुआ है कि नागरिक इसी का मतलब होता है, सिटीजन का मतलब ही है वो। अगर हर लोग नागरिक बन जाएँ जो अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर हमें यूनिवर्सिटी में नहीं आने दिया जा रहा है तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और संविधान
ने हमें नागरिक बनाया है, तो नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि संविधान में जो बाकी चीज़ें लिखी हुई इसके लिए संघर्ष करना, तो वो एवेन्यू भी हमें वही खोल के दे रहा है। तो पॉलिटिक्स इसको बोलने से ज़्यादा है कि आपकी जो जिम्मेदारी है नागरिक के बतौर, वो निभाने के जो काम है, वो लालसा एक हमेशा से रहा था और उसी के कारण समझिए कि राजनीति में इतना आगे आना पड़ा। जी, तो अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है अध्यक्ष पद पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी जिम्मेदारियों से भरा पद है, बट जेएनयू जैसे कैंपस में जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट बहुत पॉलिटिकल है, तो वहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। काम आसान इस कारण हो जाता है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष हैं, तो सपोज़ दैट आप चाह कर के भी ये सोचें कि हम कोई काम नहीं करना चाहते, हम थोड़ा शिथिल पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स आपको आराम करने नहीं देंगे। वाह! हर एक सेकंड आपको फ़ोन आएगा कि यहाँ जो है नल में पानी नहीं आ रहा है, या मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, या हमारा स्कॉलरशिप जो है एमसीएम वो नहीं आया है, या हमारा सुपरवाइज़र हमको परेशान कर रहा है, या हमको एक्सटेंशन चाहिए। तो यहाँ पे नागरिक जो हैं, जो बेसिकली जेएनयू के नागरिक हैं, जेएनयू के जो सिटीज़न हैं, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो वो जितना मजबूती से आपको वोट दे करके जिताते हैं, उतना ही मजबूती से आपके पीछे लग करके आपसे काम भी करवाते हैं और आपसे आंदोलन भी करवाते हैं। तो ये अभी तक 2 महीने का मुझे लग रहा है कि अनुभव रहा है। ऐसे बतौर काउंसलर भी मैं जब था, जी। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, हालांकि उस वक्त में 5 काउंसलर हुआ करते थे, तो जिम्मेदारियां उस तरीके से बढ़ जाती थी। बट अभी यही है कि प्रेसिडेंट है तो हर चीज़ के लिए आपको फ़ोन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी का काम केवल चुनाव में वोट देने तक नहीं रहता है, या डेमोक्रेसी हमेशा सड़क के आंदोलन से भी चलता है। जी। और जेएनयू में वो सड़क का आंदोलन बहुत तेज़ है, मजबूत है। इस कारण से यहाँ का यूनियन, यहाँ का स्टूडेंट्स यूनियन बाकी जगह के स्टूडेंट यूनियन से ज़्यादा फंक्शनल है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आंदोलन को लीड कर पाता है, आंदोलन खड़ा कर पाता है। जी, अभी जब मैं आ रही थी तो टी पॉइंट पे ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था, हंगर स्ट्राइक हो रही थी। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल। आज ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है। आज जी। चौथा दिन है। मैं भी भूख हड़ताल पे ही हूँ। 4 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, केवल पानी पिया हूँ। जी। तो ये 4 मांगों को लेकर के हमारा भूख हड़ताल चल रहा है। समझिए कि जब यूनियन चुन करके आया, 28 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद वीसी से पहली मीटिंग हुई हमारी। उस मीटिंग में हमने जेएनयू EE के बारे में उनसे पूछा। 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग गए थे कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो यहाँ पे होता था हमेशा से यूजी, पीजी, पीएचडी के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने पिछले भूख हड़ताल में, जब धनंजय जेएनयू से प्रेसिडेंट थे, तो अगस्त के महीने में 16 दिनों का भूख हड़ताल हुआ था। जी। उसमें मैं भी बैठा था, धनंजय भी थे और बाकी 16 लोग भी थे। तो उस भूख हड़ताल में वाइस चांसलर ने ये बोला कि इस साल से, यानी इस साल का जो पीएचडी एडमिशन होगा वो जेएनयू EE के थ्रू होगा। अच्छा। जेएनयू EE क्या है? जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि जेएनयू अपना एंट्रेंस खुद से कराएगा। जी। अभी वो खुद से नहीं कराता, अभी क्या करता है? एनटीए को NTA के through। आउटसोर्स करता है, जी। सीयूटी के थ्रू होता है, यूजी पीजी। और पीएचडी का इन्होंने पिछले जब से जेएनयू EE को ख़त्म किया है, हर साल एक नया मॉडल लेकर के आता है। कभी बोलते हैं हम एमसीक्यू से करवा करके एनटीए से एग्जाम करवाएंगे, कभी बोलते हैं हम सीयूटी करवाएंगे। 5 यूनिवर्सिटी का इन्होंने क्लब कर दिया था। पिछले साल इन्होंने बोला कि हम नेट स्कोर का जी। इस्तेमाल करेंगे और उससे एडमिशन लेंगे, और उसी चीज़ को ये इस साल कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा इस पूरे प्रोसेस से बहुत जो है डिसकंटेंट है, उसका हमारा विरोध है कि आप नेट के आधार पर पीएचडी एडमिशन में दाखिला नहीं ले सकते हैं। उसके कई कारण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। जी। दूसरा डिमांड हमारा है कि एविक्शन नोटिस आए हैं अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स को, उसको रद्द किया जाए, स्क्रैप किया जाए। जेआरएफ भी 5 साल के लिए मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है, सरकार ये बोल रही है, यूजीसी ये बोल रही है कि आपको पीएचडी 4 साल में करना है। तो जब पीएचडी 4 साल में करना है तो उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगा 6-6 महीने का आपके आरएसी के बेसिस पे। तो उस एक्सटेंशन में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सरकार ये कह रही है। लेकिन एक्सटेंशन भी तो एकेडमिक एक्सटेंशन भी मिल रहा है। जब आप 4 साल पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी एकेडमिक वर्क के लिए कर रहे हैं, और एक्सटेंशन भी जो मिल रहा है आपको एकेडमिक से मिल रहा है, तो उस वक्त आप हॉस्टल क्यों नहीं देंगे? तो बेसिकली ये कि कैंपस से पीएचडी स्कॉलर्स जो सीनियर होते हैं, सोचते हैं, राजनीति में ज़्यादा उनके पास पार्टिसिपेट करने का वक्त होता है, उनको आप कैंपस से बाहर निकालिए। तीसरा है प्रोक्टोरियल इंक्वायरी। अलग अलग स्टूडेंट्स पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करते हैं उन पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आए। वो अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। डीयूएस पे प्रोटेस्ट हुआ था, बराक हॉस्टल एक बन के तैयार था, उसको खुलवाने को लेकर के, और जेएनयू से चुनाव करवाने को लेकर के। दोनों मांग एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा, लेकिन मांगने के बाद जो 30 लोग वहाँ प्रोटेस्ट, बाकी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 30 लोगों पर उन्होंने इंक्वायरी भेज दिया
कि आप यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाए हैं, ये भी किए हैं, वो किए हैं। और वो जब प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आई है तो उन पे 10-10 हज़ार रुपये का फ़ाइन लगाया जाए। तो ये एक हैवी फ़ाइन है। तो हमारा डिमांड है कि इस प्रोक्टोरियल इंक्वायरी को स्क्रैप किया जाए। चौथा डिमांड है एमसीएम को लेकर के, जो 2000 यहाँ पे है। पिछले यूनियन में भी हमने किया था भूख हड़ताल। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना था कि हम 2000 से 5000 करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो उन्होंने यूजीसी को लेटर लिखा था कि हम फंड लाएंगे। इस बार इन्होंने क्या किया कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है हमारे पास। रिपोर्ट की कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, बट इंडियन एक्सप्रेस में आई, एक ऑथेंटिक खबर होगी। उन्होंने ऐसा बोला है कि जेएनयू ने एक इंटरनल कमेटी बनाई है एमसीएम पे, ये बोलते हुए कि एमसीएम को रैशनलाइज किया जाए, क्योंकि एमसीएम बहुत अधिक 3-3.5 करोड़ रुपये आपका फ़ंड खा लेता है, जो कि फ़ंड नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। तो हमारा डिमांड है कि इस पूरी कमेटी को ख़त्म करके एमसीएम का जो डिमांड एक लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग रहा है 2000 से 5000 करने का, वो किया जाए। तो इन 4 मांगों को लेकर के हम लोग वाइस चांसलर से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मिल ही नहीं रही थी हम लोगों से। और फिर अंत में हम लोगों को ये भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। 8 साथी हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे। कल जो मनीषा हैं वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू की, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उनको भूख हड़ताल तोड़ना पड़ा। लेकिन अभी 7 साथी हमारे साथ जमे हैं भूख हड़ताल पे, और कई साथी 10 से 12 साथी हर रोज़ रिले हंगर स्ट्राइक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आंदोलन मजबूत हो रहा है और मजबूत हो रहा है। ओवरऑल जो एनटीए पूरे देश में एक प्रकार का आप समझिए कि पूरे शिक्षा व्यवस्था का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, जहाँ पेपर लीक हो रहा है, नीट के एग्ज़ाम में हमने देखा, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी भले ये जेएनयू के अंदर का आंदोलन है, जेएनयू अपना एग्ज़ाम कैसे ले रहा है उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार करने का आंदोलन है, बट ये आंदोलन और मजबूत होगा। जी, आपका जो आंदोलन है वो इस चीज़ को भी लेकर है कहीं ना कहीं, जो जेएनयू एग्ज़ाम करवा रहा है वो नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना करवा के अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे करवाए। पर जो ये नेट एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट नहीं है, जो ऐसा बोल दिया गया कि आप नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जिन बच्चों को जेएनयू से ही आगे करना है उनके लिए एक बारी के लिए ये एक नेगेटिव में जा सकता है, पर जो बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कहीं और भी अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक नेट से वो बहुत सी जगह अप्लाई कर सकते हैं आगे। नहीं, नेट के जगह से तो बाहर का कहीं एडमिशन ही नहीं होता है। जो जब आप नेट का स्कोर होता है वो केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हाँ, होता मैं इंडियन मैं और स्टेट, अच्छा, और स्टेट हाँ के लिए आप जी, बोल मैं रहे वैसी हैं। बात ठीक कर है। रही हूँ, क्योंकि अगर आप जेएनयू में ही आगे करना चाहते हैं, अच्छी बात है कि आप जेएनयू में आगे बढ़े, तो उसके लिए अगर हर यूनिवर्सिटी अपने, अगर ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन हो और हर यूनिवर्सिटी, अब जैसे पहले भी ऐसे ही होता था, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही एग्ज़ाम करवाते, तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चों को डाइवर्सिटी मिली थी, जहाँ बच्चे अगर एक दूसरे स्टेट में जा पा रहे थे एक नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यूनिवर्सिटी जब हम बनाते हैं जी, विश्वविद्यालय, तो नेहरू भी कहते थे यूनिवर्सिटी जो है एक यूनिवर्स ऑफ आइडियाज़ है ना। आप जब बीएचयू जाएंगे तो उसका कुछ अलग रौनक है, हाँ जी, एचसीयू में जब जाएंगे तो उसका एक अलग रौनक है, जब आप जेएनयू जाएंगे आए हैं तो उसका एक अलग रौनक है। तो हर यूनिवर्सिटी जो है दुनिया को देखने का अपना एक अलग नज़रिया डेवलप करता है ना। वो डाइवर्सिटी यहाँ है कि विश्वविद्यालय हम बनाए हैं, उसकी अपनी एक अलग रौनक है, अलग एक दुनिया को देखने का नज़रिया है जी। और वो बहुत हद तक इस बात से तय होता है कि आप किस प्रकार से स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनरोल कर रहे हैं, एडमिशन कैसे ले रहे हैं। जेएनयू में बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हैं, है ना। जैसे कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में साउथ एशिया में रिसर्च होता है, लैटिन अमेरिका में रिसर्च होता है, कैनेडियन रिसर्च होता है। अब ऐसे सब्जेक्ट में कोई जेआरएफ है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे आप? उन्होंने बोला कि आप पॉलिटिकल साइंस से करके आ जाइए या आप आईआर के सब्जेक्ट से करके आ जाइए और यहाँ पे बैठ जाइए। पीएचडी मतलब स्पेसिफिक चीज़ पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। हाँ जी। तो अब नेट के सवाल में आइए कि पॉलिटिकल साइंस में सवाल क्या आ रहा है जी। नेट के सब्जेक्ट कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है जून महीने का, उसमें सवाल ये आ रहा है कि सावरकर पे एक पैराग्राफ आ रहा है। फिर से आप एक बारी के लिए बोलेंगे दोबारा? हाँ, नेट एग्ज़ाम जो है उस पे सवाल जिस प्रकार के आ रहे हैं जी। तो जून महीने में अभी एग्ज़ाम हुआ, कुछ दिन पहले ही पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सवाल क्या आ रहा है कि सावरकर की जो आइडियोलॉजी है, सावरकर बहुत बड़े पैट्रियट थे जी, इस पे सवाल आ रहा है। सवाल क्या आ रहा है कि प्लेटो ने 4 किताब लिखा है, आप 4 किताब का ये बताइए कि कौन किताब पहले लिखा और कौन किताब बाद में लिखा है। जो इंसान एक रिसर्च करने के लिए जा रहा है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि प्लेटो ने अपनी किताब में क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ कि ये कि किताब को कब लिखा है।
कब लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है जी बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि प्लेटो ने अपनी किताब में क्या आर्गुमेंट दिया है, जी तभी तो आप उस आर्गुमेंट का क्रिटिक करेंगे। हाँ जी तो अब एडमिशन में वो सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि प्लेटो ने अपनी किताब में क्या लिखा है, मार्क्स ने अपनी थ्योरी ऑफ एलिनेशन में क्या कहा है। आप किताब में ये लिखा जा रहा है कि मार्क्स ने 4 किताब लिखी है, कौन किताब 1878 में लिखा है, कौन किताब 1750 में लिखा है। आप ये बताइए, क्रोनोलॉजी सेट करिए, जी आप मैच दीज करिए। तो जैसे फाइनेंस कमीशन, पहला फाइनेंस कमीशन कब आया, दूसरा कब आया। अब कोई इंसान जो कनाडा में रिसर्च, कैनेडियन फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए सावरकर कैसे रेलेवेंस रख रहा है? कोई रेलेवेंस नहीं रख रहा है। जी तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब होता था तो एक सेंटर के पास ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी इस बात की है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, हमारा जी। कोर्स स्ट्रक्चर ये है, हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करते थे और फिर स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम दे करके आते थे। और जब JNU होता था, जी आप समझिए कि देश के लगभग 80 जगहों पे, 70 से 80 जगहों पे JNU होता था। JNU के स्टूडेंट्स JNU के टीचर्स, स्टाफ्स यहाँ से खुद जाते थे, देश भर के अलग अलग कोनों में जाते थे और वहाँ एग्ज़ाम करवाते थे और एग्ज़ाम करवा के वापस आते थे। यहाँ पे कॉपी चेक होती थी और एक कॉपी को एक प्रोफेसर चेक नहीं करता था। मान चलिए पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी का भी सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी सेक्शन है, उसमें आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी सेक्शन है। तो जो टीचर्स पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं वो केवल आपके आंसर शीट का पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेक्शन चेक करेंगे। जो आईआर पढ़ाते हैं वो केवल आपके आईआर वाला सेक्शन चेक करेंगे। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाते हैं वो आपको केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी वाला सेक्शन चेक करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं वो केवल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वाला सेक्शन चेक करेंगे। जो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं वो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेक्शन चेक करेंगे। तो एक ही कॉपी है आंसर शीट, बट अलग अलग टीचर्स चेक कर रहे हैं। और सारा जब चेक हो जाने के बाद भी मॉडरेशन हो रहा है। मॉडरेशन इस बात पे हो रहा है कि हर एक टीचर को कि आपने किस स्टूडेंट्स के आंसर में कितना नंबर दिया है, आपको तमाम फैकल्टी के सामने डिफेंड करना होगा कि हमने इनको 3 नंबर क्यों दिया है। जी तो ये JNU का प्रोसेस था और इससे JNU के स्टूडेंट्स आते थे। एक दूसरा आर्गूमेंट ये दिया था कि JNU केवल एलिटों का एडमिशन होता था। ऐसा कतई नहीं है कि JNU में पहले से भी मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स जो SC ST OBC का कोटा है उससे हमेशा वो स्टूडेंट्स आते हैं। इवन तो जनरल कैटेगरी में भी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। डेप्रीवेशन पॉइंट्स JNU में था, जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स कि आप अगर कोई पिछड़े ज़िले से आते हैं, अगर 10th 12th आपका कोई पिछड़ा ज़िला से हुआ है, बैचलर किसी पिछड़े ज़िले से हुआ, पिछड़ा ज़िला इन JNU देश भर के जितने भी ज़िले हैं उनको क्वार्टाइल में बांटा था, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2। वो अलग अलग 4 ग्रेड पॉइंट पे कि उस डिस्ट्रिक्ट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, उसके आधार पे क्वार्टाइल 1 मतलब थोड़ा बेहतर ज़िला और क्वार्टाइल 2 जो हो गया, क्वार्टाइल 1 थोड़ा ख़राब ज़िला, सबसे ख़राब ज़िला, क्वार्टाइल 2 थोड़ा सा कम ख़राब ज़िला, उसमें बांटता था। और यदि आपका 10th 12th वहाँ से हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे, उसको डेप्रीवेशन पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा। तो रिजर्वेशन के बियॉन्ड एक आइडिया JNU देता है। वो क्या किया, जब से ये सरकार आई जी मामीडाला जगदीश कुमार इसके वाइस चांसलर बने, जो कि RSS के द्वारा रिक्रूटेड पर्सन थे। उन्होंने क्या किया कि PhD में डेप्रीवेशन पॉइंट्स को हटा दिया। अच्छा। अब उससे फीमेल रेशियो जो JNU में हमेशा कितना होता था, 60%। अच्छा। अगर 100% है तो 60% फीमेल पढ़ती थी यहाँ पे, 40% मेल होता मेल था। होते थे। वो अब गिर के रेशियो 40% पे हो गया, 38%। अच्छा। तो डाइवर्सिटी जो है ना JNU में था, नेट में नहीं था। अब आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए और देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बैठ जाइए। अब बनारस का विश्वविद्यालय किस तरीके से दुनिया को देखने का अपने एक नज़रिया बना रहा है, वो फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। या HCU किस प्रकार से दुनिया को देखने का नज़रिया बना रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो डाइवर्सिटी, अब HCU जिस प्रकार से कोर्स डिज़ाइन कर रहा है, यूनिवर्सिटी में ऐसा तो नहीं है कि प्री डिफाइंड कोर्स ऊपर से आता है 10th 12th के जैसे। यहाँ अलग अलग सेंटर होते हैं, वो अपने पेपर डिफाइन करते हैं, अपने पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑटोनॉमी होता है उनके पास कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, आप यहाँ पढ़ा रहे हैं मान के लिए मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन, आप यहाँ रणजीत गुहा की कोई किताब पढ़ा रहे हैं, आज सवाल आ रहा है सावरकर पे और MS गोलवलकर पे या VD सावरकर पे और गुरुजी पे आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है।